इधर आगे आ जाओ, पीछे वाले। आवाज़ थोड़ी तेज कर देना, हल्के से। बाहर हैं क्या अभी भी कुछ स्टूडेंट? आ गए? करें शुरू? अच्छा, आप में से कितने स्टूडेंट ऐसे हैं जो स्कूल लेक्चर के लिए हैं? नीचे करिए। जो सेकंड ग्रेड के लिए हैं? कितने स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने पहला एग्ज़ाम दे दिया है? जिस एग्ज़ाम के लिए वो बैठ रहे हैं उसका एग्ज़ाम दे दिया है? चलिए, क्योंकि ये वर्कशॉप है, वर्कशॉप का मतलब आम शब्दों में आप इसे समझ सकते हो, ये सेमिनार जिसको आप बोलते हैं। सेमिनार करने का उद्देश्य क्या होता है? इसमें एक दिन में, 2 दिन में, कई बार 3 दिन का वर्कशॉप होता है, कई बार 1 दिन का वर्कशॉप होता है। जिस एग्ज़ाम के लिए हम अपीयर हो रहे हैं या जिस एग्ज़ाम के लिए हम अपीयर होने वाले हैं, उस एग्ज़ाम की सामान्य समझ उस 1 दिन या 2 दिन के उस समय में हमको पता चले कि इस एग्ज़ाम के लिए जो 6-7 महीने बाद, 8 महीने बाद, नोटिफिकेशन आने के बाद, जितने समय के बाद अथॉरिटी उस एग्ज़ाम को कंडक्ट करने वाली है, उस एग्ज़ाम के लिए हमारी स्ट्रेटजी क्या हो, उस एग्ज़ाम के लिए हमारा स्टडी मटेरियल क्या हो, उस एग्ज़ाम के लिए हमारी अप्रोच क्या हो। 1 या 2 दिन का समय ये जो वर्कशॉप का होता है, ये उसके समझ के लिए होता है। इस 1 दिन की क्लास या 2 दिन की क्लास को मैं क्लास नहीं कहता, क्योंकि इसमें ना तो मैं आपको समझ सकता हूँ और ना आप मुझे समझ सकते हो। हर स्टूडेंट की समझने की, सोचने की, पढ़ने की, उसके स्टडी मटेरियल की, सबकी अपनी समझ होती है। एक ही क्लास में बैठने वाले सब स्टूडेंट की अप्रोच भी अलग होती है। हर स्टूडेंट की अपनी एक प्रकृति होती है जिसके अनुसार वो पढ़ता भी है। यदि किसी एक ही स्ट्रेटजी को सब पर थोप दिया जाए तो फिर हो सकता है रिजल्ट की संभावनाएं कम हो। और वैसे भी जब से पेंडेमिक सिचुएशन क्रिएट हुई है, तो एक तो होती है महामारी, एक होती है सर्वव्यापी महामारी। इंग्लिश में दोनों की वर्ड अलग है। अभी कल परसों ही किसी एग्ज़ाम में ये प्रश्न आया है, कल ही आया है, पीएचडी एंट्रेंस का एक एग्ज़ाम था, उसमें हिंदी में दोनों का मतलब उसने अलग डाला। एक का मतलब उसने डाला महामारी और एक का मतलब उसने डाला सर्वव्यापी महामारी। अब महामारी और सर्वव्यापी महामारी में फ़र्क क्या? हिंदी में दोनों का वर्ड थोड़ा सा डिफरेंट था, लेकिन इंग्लिश में थोड़ा सा देखते तो पता चलता हाँ भाई इसका मतलब ये चल रहा है। जैसे अभी जो कंडीशन है, इसको बार बार आपने सुना होगा, पेंडेमिक कंडीशन है, सुनने में आया। अब महामारी में और सर्वव्यापी महामारी में यही फर्क था। जिसने हिंदी के वर्ड को देखा शायद वो उस प्रश्न को सही नहीं कर पाए, लेकिन जिसने इंग्लिश के वर्ड को देखा शायद वो पेपर को अटेम्प्ट कर पाए। और वैसे भी दो इस ऑनलाइन डेवलप होने के बाद 12, 13, 15 साल के अनुभव के बाद मैंने भी कुछ चेंजेस देखे। पहले शिक्षा सादगी का, पहले शिक्षा मैच्योरिटी, परिपक्वता का, पहले शिक्षा धैर्य, पैशन का, इसका विषय हुआ करता था। आपने देखा होगा कि जर्नलिज्म भी एक ऐसा ही विषय था। पहले के पत्रकार,
पहले जब आप समाचार सुनते होंगे तो समाचार सुनने में लगता था कि हाँ भाई वास्तव में कोई जानकारी देंगे और समाचार सुनने में मज़ा आता है, समाचार सुनने के लिए मिलते थे। और जब से ये ऑनलाइन स्ट्रेटजी क्रिएट हुई, शिक्षा में बदलाव सकारात्मकता के लिए होना चाहिए था, लेकिन शिक्षा में बदलाव की प्रकृति नकारात्मक की तरफ चली गई। आपने देखा होगा अब कि अब आप कितना अच्छा पढ़ सकते हैं और पढ़ा सकते हैं ये ज़रूरी नहीं रहा है। अब आप अपने को बेच सकते हो, आप विज्ञापन में कितना अच्छा छा सकते हो, आप कितना दूर तक पहुंच सकते हो, आप वो बहुत ज़रूरी हो गया है। अब प्लेटफॉर्म पर पढ़ाने वाला शिक्षक ऐसे लगता है कि फिर से एक बार इराक और अमेरिका में युद्ध की कंडीशन हो गई है, वो इस तरह से पढ़ाता है। जर्नलिज्म का पत्रकार भी इस तरह से पत्रकारिता कर रहा है कि लगता है कि भाई अब हो सकता है कि अमेरिका ने या किसी देश ने किसी और के ऊपर आक्रमण नहीं किया होगा, लेकिन पत्रकार उस कंडीशन को ऐसे बताता है कि भाई अब आक्रमण हो चुका है। तो पढ़ने के लिए दो चीज़ें, आगे 3-4 चीज़ों को लेकर हम इस क्लास को शुरू करेंगे, पर शुरू करने से पहले कौन सी बेसिक चीज़ें हैं जिनको ध्यान में रखना ज़रूरी है। जिस दिन नोटिफिकेशन आता है, नोटिफिकेशन आने के बाद से लेकर हम अपने एग्ज़ाम की तैयारी के हिसाब से बैठते हैं, और आधे से ज़्यादा स्टूडेंट जिस दिन नोटिफिकेशन आता है उस दिन से जब वो तैयारी के हिसाब से बैठता है, वो अपने स्टडी मटेरियल, अपने बुक्स भी खरीदता है। आपने भी हो सकता है सेमिनार या वर्कशॉप में आप आज आए हों, आपने भी अपनी अपनी कोई ना कोई बुक परचेज कर ली होगी। कितने लोगों ने कोई ना कोई बुक परचेज कर लिया आप में से? पढ़ने के लिए कोई ना कोई किताब खरीद ली है, ऐसे कितने लोग हैं? खरीद सबने ली है? हाथ भले ही नहीं खड़ा करें आप, खरीद ली है। अभी आरएएस प्रीलिम्स का पेपर हुआ जस्ट पहले, क्योंकि इस एग्जाम को लेने वाली अथॉरिटी भी आरपीएससी है, राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन, ठीक है। और जिन दो एग्जामिनेशन के लिए ये वर्कशॉप है, इन दो को लेने वाली अथॉरिटी भी आरपीएससी है। तो कहने का मतलब अथॉरिटी के लेवल पर एक समानता है कि भाई आपका एग्जाम भी वही ले रही है। इससे ठीक पहले 2-3 पेपर और हुए, जिसमें एक पेपर एसीएफ का था, उसका रिजल्ट बाद में आया, उसमें भी जीएस का पेपर इन्वॉल्व था। उसके ठीक पहले 2-3 पेपर और हुए, फर्स्ट ग्रेड का पेपर भी लिया उसने पिछली बार, इससे पहले सेकंड ग्रेड का पेपर भी लिया उसने। लेकिन जीएस के पेपर की जो अप्रोच थी उसको आप नोटिस करोगे आप, तो समझ में आता है कि आप मार्केट से कोई भी बुक खरीद लो, उस बुक की अप्रोच आप जिस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उस एग्ज़ाम की अप्रोच से डिफरेंट है। तो आप यदि उसी अप्रोच आप उस एग्ज़ाम के लिए जब आप प्रिपेयर कर रहे हैं, तो फिर ऐसी कंडीशन में आपको पता होना चाहिए कि भाई आपका स्टडी मटेरियल किस तरह से हो, क्योंकि वो आपका बेसिक हथियार है। आप किसी भी एग्ज़ाम के लिए पढ़कर जाइए, बहुत अच्छा पढ़कर जाइए, आपने बहुत अच्छी मोटी मोटी किताबें खरीदी होंगी, आपने सारा पढ़ा भी होगा, बहुत अच्छा याद भी किया होगा, लेकिन उस एग्ज़ामिनेशन में उस बुक से आपको कितना मिला, और मिला तो वो कितना ऑथेंटिक था। जैसे 2-3 एग्जाम्पल्स मैं आपको भी बताता हूँ। आरपीएससी ने एक प्रश्न पूछा कि भाई हमारे यहाँ पर राज्यपाल का पद, या राज्यपाल ने कब, आरपीएससी प्रीलिम्स का पेपर था उसमें, कि राज्यपाल ने, पहले जो राज्यपाल थे उन्होंने कब पद ग्रहण किया। आप किसी भी बुक में जाकर देखेंगे उसका उत्तर आपको यही मिलेगा कि भाई राजस्थान का एकीकरण कंप्लीट हो गया 1 नवंबर 1956 को।
और जिस दिन 1 नवंबर 1956 को राजस्थान का एकीकरण हुआ, राज प्रमुख का पद जो था वो बदल गया किसमें, आपके राज्यपाल में। तो राज्यपाल कब से आ गया, 1 नवंबर 1956 से। ये सब किताबों में है, लेकिन आप पर्टिकुलर राज्यपाल की वेबसाइट पे, गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान की वेबसाइट पर जाकर देखेंगे, आपको पता चलेगा उसकी नियुक्ति कब। इसके ठीक पहले पेपर हुआ एक कॉलेज लेक्चरर का। उस कॉलेज लेक्चर के पेपर में भी 2-3 प्रश्न ऐसे थे जिनका उत्तर बुक्स से और जो आपका वास्तविक आंसर है उससे डिफरेंट है। जैसे कॉलेज लेक्चर का जो पेपर हुआ, उस पेपर में उसने आयोग के 2 स्टेटमेंट के ऊपर प्रश्न पूछा। उसने प्रश्न पूछा राज्य निर्वाचन आयोग पे। राज्य निर्वाचन आयोग पे उसने प्रश्न दिया और प्रश्न पूछा कि भाई 2 स्टेटमेंट दिए, एक स्टेटमेंट दिया, निम्न कथनों पर विचार करें। पहला कि राज्य निर्वाचन आयोग की स्थापना इतनी तारीख को हुई, उसमें तारीख दी हुई थी उसमें अपने यहाँ पर आयोग या जो 73rd अमेंडमेंट जिस दिन से एक्ट इन फोर्स हुआ 24 अप्रैल 1993 को, तो उसने कहा कि भाई 1994 दिसंबर 1994 से इसने शुरू किया। और दूसरा स्टेटमेंट उसने दिया कि राज्य निर्वाचन आयोग में एक सचिव होता है, राज्य निर्वाचन आयोग में एक सचिव होता है जो एक IAS अधिकारी होता है। ये 2 स्टेटमेंट दिए और 2 स्टेटमेंट देने के बाद उसने ये पेपर पर, अब ये अलग अलग बुक्स में अलग अलग दिया हुआ कि भाई राज्य निर्वाचन आयोग ने कब काम किया, राज्य निर्वाचन आयोग की स्थापना कब। और यही प्रश्न उसने फिर से रिपीट किया, सेम दोनों स्टेटमेंट एज इट इज कॉलेज लेक्चर में उसने दिया। और जस्ट एग्जाम हुआ कौन सा आगे, RAS प्रीलिम्स का, उसने उसी एग्जाम में सेम वही क्वेश्चन वापस से क्या कर दिया, रिपीट कर दिया। लेकिन प्रश्न की समझ कैसी, क्योंकि पूरा प्रश्न जो है आपका स्टडी मटेरियल जितने भी हैं आपके, आप आयोग पर जाकर देखेंगे या किसी और चीज पर आप जाकर देखेंगे। राजस्थान पे उसने जैसे मुख्यमंत्रियों के क्रम पे प्रश्न दिया, कॉलेज लेक्चर में दिया, और कहीं दिया हुआ भी नहीं है। वो क्रम पे प्रश्न दिया कि निम्न में से राजस्थान के कौन से मुख्यमंत्री ऐसे रहे जो 3 या उससे अधिक बार मुख्यमंत्री बने हैं। अब उसने 4 ऑप्शन दे दिए, 4 ऑप्शन में से उसको छांटना था। इस बार प्रश्न दिया उसने कि राजस्थान के ऐसे मुख्यमंत्री जो लोकसभा सदस्य भी रहे। अब ये प्रश्न कहीं और नहीं है, ये प्रश्न आपको किसी बुक में भी नहीं मिलेंगे, ट्रेडिशनल पार्ट। ग्राम सेवक पे अभी एग्जाम हुआ वीडियो का, ग्राम सेवक के पद का नाम बदलकर ग्राम विकास अधिकारी कर दिया। और ग्राम विकास अधिकारी का संबंध जनरली स्थानीय निकायों से है। स्थानीय निकाय का मतलब हो गया पंचायती राज से जुड़ी हुई संस्थाएं। अब पंचायती राज से उसका सीधा संबंध, और पंचायती राज के चुनाव कुछ जगहों पर हो चुके हैं और कुछ जगहों पर अभी हो रहे हैं। उसने इतना सा पूछ लिया एग्जाम में सिर्फ, क्योंकि आपके चारों तरफ आपको वो सब नहीं पढ़ना जो बहुत मोटी मोटी किताबों में दिया हुआ है। आप जिस एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो उसके आसपास की आपकी समझ कैसी है, उस पर आपका कितना ध्यान है, अथॉरिटी ये डिमांड करती है। उसने इतना सा पूछ लिया कि भाई ग्राम विकास अधिकारी, ग्राम सेवक का जो पद नाम है ग्राम विकास अधिकारी, वो कौन से संशोधन के द्वारा ग्राम विकास अधिकारी कर दिया गया है। 88, 89, 90, 91, उसने 4 ऑप्शन देकर पूछ लिया। और पंचायती राज एकमात्र ऐसा टॉपिक, जिस टॉपिक को जिस तरीके से हमने पढ़ना शुरू किया वहां से वो प्रश्न दे ही नहीं रहा। अभी जैसे ग्राम सेवक में ही पूछ लिया उसने कि ग्राम सभा की डेफिनेशन बताइए। अब ग्राम सभा शब्द लिखकर और उसका स्ट्रक्चर और ऑर्गेनाइजेशन दिया हुआ है 243A या क में। एग्जैक्ट जो ग्राम सभा शब्द है वो दिया हुआ है 243 क। लेकिन जब आर्टिकल शुरू करते हैं तो 243
केवल एक आर्टिकल है जिसमें सिर्फ डेफिनेशंस हैं। उस आर्टिकल का शीर्षक का नाम ही क्या है? परिभाषाएं। और उसने एग्जाम में प्रश्न पूछा ग्राम सभा की परिभाषा कौन से आर्टिकल से रिलेटेड। अब ग्राम सभा का आर्टिकल अलग है, लेकिन ग्राम सभा का जो आर्टिकल है वो उसके स्ट्रक्चर से रिलेटेड है, उसके संगठन से रिलेटेड है, उसके संगठन के बारे में बता रहा है। डेफिनेशन के बारे में जो आर्टिकल बता रहा था वो था 243 केवल। अब उस पर सामान्य समझ थी कि भाई उसने परिभाषा पूछी तो परिभाषा का आर्टिकल। अभी पिछले दोनों तीनों एग्जाम हुए, सब इंस्पेक्टर का एग्जाम हुआ, पंचायती राज के जो क्वेश्चन आए वो क्वेश्चन किसी बुक से नहीं, उसने सीधे एक्ट से प्रश्न उठाया। अब यदि आप 8-9 एक्ट देखकर नहीं जा रहे हैं, जो पंचायती राज संशोधन से रिलेटेड एक्ट हैं वो एक्ट आप देखकर नहीं जा रहे हैं, तो आप यकीन मानकर चलिए कि उसने 3-4 एग्जामिनेशन से आपको हिंट दे दिया है कि भाई हम पेपर में क्वेश्चन कहाँ से दे रहे हैं? एक्ट से दे रहे हैं। एक्ट का मतलब अब आपको पंचायती राज से जुड़े हुए वो 8 से 9 जो अमेंडमेंट हुए हैं, जो संशोधन हुए हैं, जो एक्ट लागू किए गए हैं, आपको वो पढ़ने पड़ेंगे। यदि उसने प्रश्न पूछ लिया कि भाई शांति समिति क्या है, तो अभी तक तो हमने सुना ही नहीं पंचायती राज में कोई शांति समिति भी होती है क्या। पैसा एक्ट पे उसने लगातार सेकंड ग्रेड में 3-4 बार से एक प्रश्न पूछ रहा है। वो राजस्थान पैसा एक्ट को करके वो पूछ ले कि भाई मामलों को निपटारा करने के लिए जो समिति बन रही है उस समिति में कौन कौन सदस्य होते हैं, महिलाओं के सदस्य संख्या कितनी होती है, उस शांति समिति का अध्यक्ष कौन है, पैसा के अंतर्गत कौन कौन से विषयों पर ग्राम सभा स्वतंत्र है निर्णय देने के लिए, ये कहीं और नहीं दिया हुआ, ये आपको सीधा सीधा कहाँ मिलेगा? उस एक्ट में मिलेगा। तो सिलेबस में आपके जितने टॉपिक्स हैं उन टॉपिक्स के लिए सबसे पहले ये ज़रूरी है भाई आपने अपना स्टडी में आपने अपना नियम बना लिया कि भाई मुझे एग्ज़ाम देना है और मुझे ये पढ़ना है। लेकिन पढ़ने के लिए करना क्या है फिर? तो कम से कम आपका स्टडी मटेरियल ऐसा हो जहाँ से प्रश्न आए, और स्टडी मटेरियल ऐसा हो जहाँ से जब आपत्ति मांगी जाए तो आप कम से कम उसकी फ़ोटोकॉपी खींच कर वहाँ भेजो। तो अथॉरिटी ये नहीं भेजे आपको उसके जवाब में कि आपने जो आपत्ति भेजी है वो मानक पुस्तकों में शामिल नहीं है, क्योंकि जहाँ से आपने पढ़ा, भले ही वो गलत पढ़ा हो, यदि आपने गलत भी पढ़ा है लेकिन ऑथेंटिक सोर्स से पढ़ा है, और यदि आप उसको आपत्ति के रूप में क्लेम करते हो तो अथॉरिटी को मानना पड़ेगा, क्योंकि उसी का स्टडी मटेरियल या उसी ने मानक पुस्तकों में उसको क्या किया है? शामिल किया है। तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी हो गया है अब ये कि भाई आप जहाँ से पढ़ रहे हैं वो चीज़ कहाँ पे दी हुई और कौन सी दी हुई है, और ये सारा स्टडी मटेरियल जितना भी पेपर के अकॉर्डिंग आपके टॉपिक्स उसने बनाए हैं, ये सारे के सारे टॉपिक उसने अपनी वेबसाइट पे डाल रखे हैं। यदि आपको राज्य निर्वाचन आयोग पढ़ना है, राज्य निर्वाचन आयोग की साइट पे जाओ, वहाँ पे उसका इतिहास, परिचय, गठन, कार्य सारे दिए हुए मिल जाएंगे आपको। यदि आपको आरपीएससी पढ़ना है तो आरपीएससी का इतिहास क्या है, कौन से कमीशन से स्थापना हुई, कब से हुई, और ये कहीं और मिलेगा भी नहीं आपको। वो यही पूछ ले निम्न में से कौन से आरपीएससी के ऐसे सदस्य रहे जो आगे चलकर यूपीएससी के भी सदस्य बने, कहाँ से ढूंढोगे? किसी बुक में नहीं मिलेगा। राजस्थान में जैसे महिला, अभी आपके मानवाधिकार आयोग है, सिलेबस में भी है आपके मानवाधिकार के ऐसे अध्यक्ष जिनका संबंध राजस्थान उच्च न्यायालय के बाहर किसी उच्च न्यायालय के न्यायाधीश से रहा है, तो केवल 2 ही न्यायाधीश ऐसे हैं जिनका संबंध राजस्थान उच्च न्यायालय से नहीं रहा है बल्कि दूसरे उच्च न्यायालय से रहा है। लेकिन ये आप किसी बुक में ढूंढ लें, ये आपको नहीं मिलेगा। कौन सी विधानसभाएं ऐसी है जिनके बाद आपातकाल लागू हुआ, कौन सी विधानसभा में सर्वाधिक मुख्यमंत्री रहे, कौन से मुख्यमंत्री विपक्ष के नेता, कौन से मुख्यमंत्री ऐसे रहे जो विपक्ष के नेता भी रहे और आपके इसके विधानसभा के उपाध्यक्ष या स्पीकर या डेप्यूटी स्पीकर भी रहे, कौन से विपक्ष के नेता ऐसे रहे जो स्पीकर भी रहे, डेप्यूटी स्पीकर भी रहे और विपक्ष के नेता रहे। तो ये आपको टेबल से छांटना पड़ेगा।
और वो प्रश्न ये नहीं है कि उसने किसी गाइड ने लिख दिया है तो आपने उसको पढ़ा और उसको याद कर लिया, क्योंकि अथॉरिटी ने अपनी अप्रोच बदली है। और यदि उस अप्रोच के हिसाब से आप अपनी अप्रोच नहीं बदल रहे हो तो उसको एग्ज़ाम 2-3 साल बाद जब भी लेना है, कि मान लीजिए अभी लिया, फिर उसके बाद उसको जब भी कभी लेना है, वो अपना एग्ज़ाम ले रही है, लेकिन क्या आप उसके अनुसार उतने तैयार हो कि भाई उसने जिस पैटर्न पर प्रश्न पूछना शुरू कर दिया है उस प्रश्न पर आपने या उस पैटर्न पर आपने पढ़ना शुरू कर दिया है क्या? उसने प्रश्न एकदम डिफरेंट वे में पूछने शुरू किए हैं और इस तरह से शुरू किए हैं जो पॉलिटी पिछले 8-9 सालों से पढ़ा रहा है वो भी प्रश्न नहीं कर पा रहा है। इसका मतलब है कि पढ़ाने वाले की अप्रोच भी हो नहीं रही। ज्योग्राफी पढ़ाने वाला यदि वो क्वेश्चन नहीं कर पा रहा है, इसका मतलब है कि एग्जामिनेशन ने या पेपर अथॉरिटी ने अपनी अथॉरिटी बदली है, तो स्टूडेंट को उसके हिसाब से पढ़ना पड़ेगा, उसको अपनी अप्रोच बदलनी पड़ेगी। अभी उसने जैसे लेटेस्ट कॉलेज लेक्चर में पूछ लिया कि जब राजस्थान उच्च न्यायालय की स्थापना हुई उस समय हमारे यहाँ जो न्यायाधीश थे उसमें मिलान करने से पूछ लिया है, एक तरफ न्यायाधीश का नाम देकर और एक तरफ उनका किस जिले से संबंध था। मिलान करने में पूछ लिया निम्न में से कौन सा सही नहीं है। तो उसने जो 11 न्यायाधीश हमारे यहाँ पहली बार उच्च न्यायालय जब बना था, उस उच्च न्यायालय में जब 11 न्यायाधीशों की नियुक्ति हुई उस समय के न्यायाधीशों का पूछ लिया कि भाई किस न्यायाधीश का संबंध किस जिले के साथ है। अभी कहीं और नहीं मिलेगा, लेकिन आप राजस्थान उच्च न्यायालय की साइट पर जाकर देखोगे तो आपको वहाँ पता चलेगा कि उनके नाम भी दिए हुए हैं और उनके नाम के आगे वो किस जिले से संबंधित थे वो भी दिए हुए हैं। तो उसने, अब ये सब आपके सिलेबस का पार्ट है और ये सब गवर्नमेंट ने अपनी वेबसाइट पे बहुत अच्छे से दिया हुआ है। और सबसे अच्छा तरीका है इसको, जैसे लास्ट के 2-3 एग्जाम में मैंने अपने स्टूडेंट जितने कनेक्टिविटी में रहे, कुछ यहाँ से भी काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स रहे, उसमें उनको ये 2-3 दिन की मेहनत ज़रूर थी, लेकिन उनको बताया और उसका फ़ायदा उनको इस बार मिला भी। आपके सिलेबस में जितने टॉपिक्स दिए हुए हैं जीएस के पेपर में या फिर आपके सब्जेक्ट में, आप सेकंड ग्रेड के लिए बैठ रहे हैं, फिर भी मैं ये मानकर चलता हूँ कि भाई जीएस का मतलब 10वीं तक नहीं 12वीं तक, जनरली 10वीं तक की लेते हैं क्योंकि 10वीं के बाद पेपर ऑप्ट करते हैं हम, तो वो स्पेशल स्टडी की तरफ अप्रोच करता है। लेकिन फिर भी हम ये समझकर चलते हैं कि भाई वो टॉपिक रिलेटेड है तो हो सकता है 12वीं क्लास तक का स्टैंडर्ड टच करे वो। यदि आप 6ठी से लेकर और 12वीं क्लास तक के राजस्थान बोर्ड की बुक्स को देखेंगे, आप अपने सिलेबस के टॉपिक्स को देखेंगे, आपके सारे टॉपिक्स दिए हुए हैं। आपको करना सिर्फ इतना सा है, 2-3 दिन की मेहनत ज़रूर है ये, आप अपने इंडेक्स बनाइए कि भाई ये आपके सिलेबस के टॉपिक्स हैं 6ठी से लेकर 12वीं तक के। अब इसका रिजल्ट देखना कितना, जिस दिन आप एग्जाम देंगे उस दिन इसका फ़ायदा मिलेगा आपको, उस दिन आप मिलाकर देखना कि आपने जो किया बाकी स्टूडेंट से वो कितना बेनिफिशियरी रहा है। 6ठी से लेकर 12वीं तक की आप सारी बुक्स इकट्ठी करिए, आप अपने सिलेबस को देखिए कौन सा टॉपिक वहाँ दिया हुआ है। जैसे मान लीजिए कि जैन धर्म आपके किसी सब्जेक्ट का टॉपिक है, चाहे वो फर्स्ट पेपर का हो चाहे वो आपके सब्जेक्ट का रहा हो। 6ठी से लेकर 12वीं क्लास तक जैन धर्म जहाँ जहाँ दिया हुआ है, मान लीजिए 6th में नहीं दिया हुआ, 7th में नहीं दिया, 8th में दिया उसने, 8th क्लास में उस जैन धर्म के टॉपिक को निकाल लीजिए आप, वो चैप्टर निकाल लिया। 9th में मान लो नहीं दिया हुआ, 10th में फिर दिया हुआ है, 10th के उस जैन धर्म के उस टॉपिक को निकाल के 8th के नीचे अटैच करिए। मान लीजिए 11th में नहीं दिया हुआ है, 12th में फिर दिया हुआ है, 12th को निकाल कर फिर आप उसके अटैच कर लिए, आपका जैन धर्म का एक बंच बनकर तैयार हो गया। ऐसे जितने भी टॉपिक हैं 80-90% टॉपिक आपके सीधे सीधे मिलेंगे, आपने वो बंच बना लिए, बंच बनाकर रख दिए। जिस भी क्लास में उसका टॉपिक आया उसको निकाल कर जो सीक्वेंस था उसका, उस सीक्वेंस में आपने बंच बना के रख दिया। अब आपके पास स्टडी मटेरियल वो है जिस स्टडी मटेरियल के लिए आपको क्लास में पढ़ाना है, जिसके लिए आप एग्जाम दे रहे हैं। कम से कम अथॉरिटी आपसे ये तो डिमांड करती है कि आप जिस क्लास को पढ़ाएं कम से कम उस क्लास को पढ़ाने तक का पार्ट आपको याद तो रहे, आपको पता तो रहे कि जिस क्लास को आप पढ़ाने जा रहे हो उस क्लास में क्या क्या है और आपको क्या क्या पढ़ाना है।
आप पिछले सारे पेपर्स देख लीजिए, चाहे वो रीट का पेपर रहा हो लास्ट ईयर का, चाहे उससे पहले का रहा हो, चाहे वो फर्स्ट ग्रेड का रहा हो, और चाहे वो आपके सेकेंड ग्रेड का पेपर रहा हो, आपके इनमें से बाहर कुछ नहीं था। 90% क्वेश्चन ऐसे थे जो सीधे सीधे यहाँ से थे, और 10 to 15% क्वेश्चन ऐसे थे जो इन टॉपिक से रिलेटेड थे, लेकिन करंट अफेयर्स का पार्ट था, इसलिए वो क्वेश्चन बनकर पेपर में आए। तो करंट अफेयर्स और इतना जिसने किया उसकी रेंज में रही है। जैसे कुछ एग्जाम्पल्स मैं बताता हूँ, उसने एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछा और किस तरह से, अब क्योंकि हम यदि वर्कशॉप में भी बैठे हैं हम, तो कम से कम जिस दिन जिस क्लास में बैठे उस दिन हम कुछ सीख कर जाएं। जैसे मान लीजिए उसने एक प्रश्न पूछा फर्स्ट ग्रेड में ही, नीति आयोग है, ऑप्शन दिए हुए थे संवैधानिक, गैर संवैधानिक, कार्यपालिका के आदेश पर या संविधानोत्तर। फर्स्ट है कॉन्स्टिट्यूशनल, सेकंड है एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल, थर्ड है एग्जीक्यूटिव रेजोल्यूशन, और फोर्थ है आपके एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल। अब प्रश्न दिया हुआ है नीति आयोग है, सिलेबस में भी है आपके नीति आयोग। तो नीति आयोग कैसी संस्था है ये? कैसा है? लास्ट वाला। तो अभी तो चलो भाई हमारा कुछ पढ़ा हुआ नहीं है, ये जिनका पढ़ा हुआ था, क्योंकि एग्जाम में प्रश्न तब आया जब एग्जाम देने गए, और एग्जाम देने गए तो जाहिर सी बात है तैयारी करके गए थे, उस समय तक पढ़ चुके थे। ये प्रश्न गलत तब हुआ जब सब पढ़ कर गए, और पढ़कर गए उसके बाद गलत क्यों हुआ? क्योंकि अप्रोच उस एग्जाम के हिसाब की नहीं। अब नीति आयोग है, इसका कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं पर भी उल्लेख नहीं है। कहां पर उल्लेख नहीं है? अब कैसे होता है, क्या होता है, ये तो जब हमारा कोर्स आगे चलेगा उस समय हम पढ़ेंगे। इसका संविधान में कहीं उल्लेख नहीं। देखो जो सो रहे हो ध्यान रखो, थोड़ा हो सकता है दोबारा नहीं मिले। संविधान में कहीं पर भी उल्लेख नहीं है, तो उसे हम बोलते हैं या तो गैर संवैधानिक, या तो क्या बोलेंगे, और इसी का दूसरा नाम है गैर संवैधानिक का ही संविधानेतर। गैर संवैधानिक। अब इसमें क्या था देखो, ये संविधानोत्तर है, संविधानेतर नहीं है, ठीक है ना, एक मात्रा बदली मतलब बदल गया। अब जो संविधान में नहीं है वो या तो क्या है और या फिर क्या है, जनरली हम उसको बोलते, आम अभी तक हम समझते रहे कि जो संविधान में नहीं है वो है असंवैधानिक, जबकि असंवैधानिक अलग वर्ड है। असंवैधानिक का मतलब है जो संविधान के विरुद्ध है। क्या कोई विधि, कोई कानून, कोई पद संविधान के विरुद्ध हो सकता है क्या? नहीं हो सकता, क्योंकि कभी भी विधि ऐसी नहीं हो सकती जो संविधान के विरुद्ध हो। तो विधि के रूप में उसका अस्तित्व है, इसका मतलब है कि वो पद है, वो कोई ना कोई कानून है। तो जो भी संविधान में नहीं है लेकिन विधि के रूप में, वो कभी भी असंवैधानिक नहीं होगा। जनरली किसी भी प्रश्न का उत्तर असंवैधानिक नहीं होता है, क्योंकि कोई भी पद, कोई भी विधि, कोई आयोग कभी भी क्या नहीं होता, असंवैधानिक नहीं। अब जो संविधान में नहीं है उसको हमने क्या कहा, या तो गैर संवैधानिक, और इसी का दूसरा नाम क्या है, दोनों का मतलब एक ही है।
तो प्रश्न में दो ऑप्शन आ जाएं तो वैसे ही आप डिनाई कर सकते हो, क्योंकि एक ही प्रश्न के दो उत्तर कभी भी नहीं हो सकते। इसका मतलब बचे हुए दो में से कोई एक होगा। लेकिन जो संविधान में नहीं है उसको हमने ये जरूर कहा, और उसमें एक ऑप्शन था, कौन सा? तो गैर संवैधानिक सबने टिक किया। लेकिन इन शब्दों के बारे में यदि पता नहीं है तो फिर प्रश्न का उत्तर अटेम्प्ट करने में थोड़ी सी समस्या है। अब जो संविधान में नहीं है वो क्या है? लेकिन गैर संवैधानिक के आगे बढ़कर भी यदि उत्तर मौजूद है तो जरूरी ये नहीं है कि भाई प्रश्न में उसने क्या पूछा है और हम उत्तर क्या जानते हैं। जरूरी है कि चारों ऑप्शन जो उसने दिए हैं उसमें सबसे नजदीक कौन सा उत्तर है, क्योंकि पेपर का उत्तर, प्रश्न का उत्तर कभी भी वो नहीं है जो हम पढ़ कर गए। उन चारों में से जो सबसे नजदीक है, जो सबसे आगे तक उसके पास अटैच हो रहा है, वो उसका आंसर है। अब उसने पेपर में ये अटेम्प्ट क्वेश्चन ऑप्शन दिया और इसके साथ साथ दूसरा ऑप्शन दिया कार्यपालिका के आदेश पर। अब गैर संवैधानिक का मतलब दो तरीके से हो गया कि एक तो वो किस में नहीं है, ये तो तय हो गया कि जो संविधान में नहीं है वो क्या है। अब गैर संवैधानिक है, इसका मतलब संवैधानिक विधि नहीं है, विधि के रूप में तो है, वो कोई ना कोई कानून किसी न किसी रूप में तो है। तो या तो उसका निर्माण किसने किया है, या तो उसका निर्माण किसने किया, संसद ने, और या फिर उसका निर्माण किया किसने, कार्यपालिका ने। अब कोई विधि ऐसी है जो संविधान में नहीं है, वो क्या हो गई। लेकिन गैर संवैधानिक विधि में विधि ऐसी है या तो जिसका निर्माण किसने किया, और या फिर जिसका निर्माण किया, जिसका निर्माण संसद ने किया उसको हमने कहा क्या कहा। तो पेपर में प्रश्न आता है, चार ऑप्शन आता है, उसमें एक ऑप्शन में कभी कभी क्या लिखा हुआ भी मिलता है। तो सांविधिक का मतलब क्या हुआ, ऐसी विधि जिसका निर्माण किसने किया है लेकिन कहां पे जगह नहीं है। तो जो सांविधिक है वो निश्चित रूप से क्या है, गैर संवैधानिक है। लेकिन गैर संवैधानिक के आगे भी इसका उत्तर मौजूद है, या तो किस रूप में, सांविधिक के रूप में, और या फिर किस रूप में, जिसका निर्माण कार्यपालिका ने किया वो किसके द्वारा निर्मित, कार्यपालिका के आदेश के द्वारा निर्मित। अब नीति आयोग संविधान में है क्या, तो जो संविधान में नहीं है वो क्या हुआ, लेकिन गैर संवैधानिक के आगे जाकर भी हमको उत्तर मिला कि भाई नीति आयोग का निर्माण किसने किया था। तो नीति आयोग के ऑप्शन का आंसर क्या हो गया। अब 99% स्टूडेंट ने ऑप्शन का आंसर किया ये, क्योंकि उनकी अप्रोच यहीं तक पहुंच सकी, जबकि इसके आगे भी प्रश्न का उत्तर मौजूद है हमारे पास, क्योंकि ज्यादा नजदीक कौन सा गया, ये वाला। तो पेपर का प्रश्न का पहला उत्तर क्या हुआ, यदि ये ऑप्शन में नहीं होता तब आप कौन सा आंसर करते, लेकिन इससे आगे बढ़कर भी आंसर मौजूद है, और वो कौन सा है। तो पहला आंसर क्या हो गया, कार्यपालिका के द्वारा निर्मित। ऐसे ही जैसे सांविधिक है, जनरली जैसे मान लो कोई आयोग हो गया, जैसे मानवाधिकार आयोग ही हो गया आपके। अब मानवाधिकार आयोग किस में नहीं है, संविधान में नहीं है। तो या तो वो क्या हो गया, और या फिर इसकी जगह वो शब्द देगा कौन सा, क्योंकि दोनों का मतलब एक ही है। लेकिन यदि उससे आगे बढ़कर भी वो यदि ऑप्शन दे दे कौन सा, तो मानवाधिकार आयोग का निर्माण
किसने किया? संसद ने। जगह कहां पे नहीं मिली? तो जिसको जगह नहीं मिली संविधान में वो क्या हो गया? लेकिन गैर संवैधानिक के आगे चलकर भी क्योंकि उसका निर्माण किया है, इसलिए आंसर क्या हो गया? सामंतिक। जिसका निर्माण किसी एक्ट से किया जाए, अधिनियम से किया जाए, जैसे मानवाधिकार आयोग हो गया, सूचना आयोग, सूचना का अधिकार अधिनियम है, एक्ट बना ना, अधिनियम। तो जिसका निर्माण एक्ट के माध्यम से किया जाए, संसद के सदस्य अधिनियम के रूप में करें और उसको जगह कहां नहीं मिले, वो प्रत्येक गैर संवैधानिक है। लेकिन गैर संवैधानिक के आगे भी क्योंकि निर्माण किसने किया है, क्या हो जाएगा? नीति आयोग था। नीति आयोग की जगह पहले काम करता था योजना आयोग। प्रधानमंत्री ने कहा आज से योजना आयोग खत्म, नीति आयोग। लोकसभा से पास करवाया क्या? नहीं करवाया। राज्यसभा से पास करवाया क्या? नहीं करवाया। संसद में कोई चर्चा नहीं हुई है, प्रधानमंत्री ने कहा और राष्ट्रपति से साइन करवा लिया, संसद में पास नहीं हुआ। निर्माण कैसा हो गया? कार्यपालिका के आदेश पर। और जो कार्यपालिका के आदेश पर है, क्या वो विधि संविधान में जा सकती है क्या? तो निश्चित रूप से क्या होगी? गैर संवैधानिक होगी। तो ये छोटे छोटे प्रश्न। अब जैसे मान लो उसने सिंपल सा एक और प्रश्न पूछा, जैसे वो जनरली पूछ लेता है, लोकसभा अध्यक्ष क्या होगा इनमें से? बताओ। ये सब शब्द सुने हुए हैं हमारे, लेकिन इन शब्दों के बारे में जानकारी नहीं है, तो प्रश्न का उत्तर करने में, और एक आध प्रश्न हमेशा पेपर में आता है, वो यही पूछ ले, जैसे चलो साधारण सा पूछ ले, जिला कलेक्टर होता है, अभी भी हैं 4 ऑप्शन बच रहे हैं, अभी भी क्या होगा? अच्छा, आप सब लोग फर्स्ट ग्रेड या सेकंड ग्रेड के लिए परीक्षा दे रहे हैं, आप परीक्षा में पास हो जाओगे तो आप क्या हो? और स्कूल में अभी तक पोस्टिंग ही नहीं मिली है आपको, तो परीक्षा में पास होने के बाद वो क्या है? सेलेक्टेड है। लेकिन जब तक उसको पद नहीं मिला, जिम्मेदारी नहीं मिली, उत्तरदायित्व नहीं मिला है, अकाउंटेबिलिटी नहीं मिली है, तब तक केवल वो क्या है? वो किस रूप में चयनित है? और ये क्या है? एक पद है। पद पर क्या होती है? तो वो भारतीय प्रशासनिक सेवा के कार्मिक के रूप में क्या है? चयनित है। क्या प्रत्येक आईएएस कलेक्टर होता है क्या? नहीं होता है ना। कलेक्टर क्या हो गया? पद हो गया। पद हो गया तो जिम्मेदारी हुई। तो जब चयनित होने के बाद उसको प्राधिकार दे दिया जाता है, रेस्पॉन्सिबिलिटी, उत्तरदायित्व दे दिया जाता है, तब वो क्या है? ऐसे ही लोकसभा अध्यक्ष, लोकसभा अध्यक्ष के लिए जनरली जिस शब्द का यूज होता है वो कौन सा है? चुजन। ये 5-6 पोस्ट ऐसी है जिनके लिए शब्द यूज होता है चुजन। जनरली हम उसके लिए कौन सा शब्द यूज कर लेते हैं? नियुक्त। चुन वोटिंग के माध्यम से आता है, कई बार गलती से क्या कर लेते हैं? निर्वाचित। लेकिन एग्जैक्ट आंसर क्या है उसका? चुना हुआ है। जैसे
स्थानीय निकायों के लिए चुनाव हुए अभी, वो पूछ ले आपसे कि नगर परिषद का सभापति होता है, और यही ऑप्शन दिए हुए हों, नगर निगम, नगर परिषद, नगर पालिकाएं बनी हुई है ना, तो नगर निगम का सभापति होता है चेयरमैन, तो नगर परिषद का सभापति या नगर पालिका का सभापति होता है। बताओ, आमजन तो नहीं चुनती है, सदस्य अपने में से किसी एक को क्या चुनता है भाई? जनता तो सदस्य को चुनती है, जिला परिषद सदस्य को, पार्षद को, पार्षद अपने में से महापौर या मेयर को चुनते हैं, परिषद के और पालिका के सदस्य अपने में से एक अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को चुनते हैं। तो उसके लिए कौन सा शब्द यूज होता है? अब भले ही चाहे निर्वाचन हुआ हो उसका सदस्य के रूप में, लेकिन इनके अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के लिए कौन सा पद यूज होता है? चुना हुआ। विधानसभा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, विधान परिषद का सभापति, उपसभापति, लोकसभा का अध्यक्ष उपाध्यक्ष, राज्यसभा का उपसभापति, और जितने भी स्थानीय निकायों के इस तरह से चुने हुए सदस्य होते हैं, इनके लिए कौन सा शब्द है? चुना हुआ होता है। तो शब्दों के बारे में समझ बहुत जरूरी है। पॉलिटी में शब्द बदला और प्रश्न का उत्तर भी क्या हो जाता है? बदल जाता है। अब जैसे मान लो एक कुछ सामान्य से शब्द, जैसे उसने प्रश्न पूछा, जैसे कल उसमें एंट्रेंस में ही पूछा उसने, प्रश्न था विशेष बहुमत होता है। क्या होता है विशेष बहुमत? ऑप्शन दूं क्या? ऑप्शन दे देता हूं, है ना? ऑप्शन दे देता हूं तो 4 में से एक छांटना पड़ेगा। ऑप्शन नहीं दूंगा तो फिर 20-25 आंसर आएंगे, है ना? कौन सा होगा? अब देखो, सुन लो, पेपर में ऑप्शन छांटने से पहले यदि आप कोई भी आंसर कर रहे हैं तो उस आंसर के पीछे आपका अपना एक तर्क होना चाहिए, लॉजिक होना चाहिए। यदि लॉजिक नहीं है, इसका मतलब है कि आप प्रश्न का उत्तर तुक्के में दे रहे हैं। क्या कर रहे हैं? और परीक्षाएं कभी भी
तुक्के से पास। पेपर में जो ऑप्शन दिए हुए हैं उन ऑप्शन में नजदीक के ऑप्शन तक पहुंचना, इसको कहा जाता है इंटेलिजेंट गेस। आप चार में से आपको ये नहीं पता कि भाई ये इसका उत्तर है, तो फिर ऐसी कंडीशन में आप पेपर में प्रश्न का उत्तर छांटी कि भाई ये तो इसका उत्तर नहीं है। तो मान लीजिए चार में से आपने दो ऑप्शन एलिगेट करे कि भाई ये पेपर में प्रश्न का उत्तर नहीं है, आपको ये नहीं पता कि आंसर क्या है, लेकिन आपको ये पता है कि भाई ये इसके उत्तर नहीं है, तो दो एलिगेट करे आपने। अब कितने बच गए? तो पहले आप चार पे रिस्क ले रहे थे, अब आप कितने पे ले रहे हैं? तो कम से कम पेपर में अटेम्प्ट या सही होने की संभावना 0 से कितने प्रतिशत पर पहुंच गई? 50% पे पहुंच गई। तो पेपर में कई बार ऐसा होता है, और आपने देखा होगा कई बार, तो कई बार क्या अधिकतर, आप एग्जामिनेशन हॉल के जैसे बाहर निकलते हैं वैसे ही पेपर में आप प्रश्न देखते हैं और कहते हैं ये मेरा गलत हो गया, जबकि निकलने के बाद अभी आपने कहीं से आंसर की कुछ क्वेश्चन नहीं मिलवाया है, आपने किसी से डिस्कशन नहीं किया है, लेकिन जैसे ही आप खुद बाहर निकले अकेले, वैसे ही 3-4 क्वेश्चन आप खुद गलत मान लेते हैं कि ये मेरा क्वेश्चन मैंने क्या कर दिया है। तो ये 3-4 क्वेश्चन आपकी सिली मिस्टेक्स होती हैं। कई बार पेपर में आपने देखा होगा जैसे बाहर निकलते वैसे, अरे भाई इसमें तो नहीं पूछा था और मैंने तो प्रश्न का उत्तर किसमें कर दिया है, में कर दिया। और ये जो 5-6 क्वेश्चन की सिली मिस्टेक्स होती है, ये आपको एग्जामिनेशन से क्या करती है। इसलिए पेपर में बैठने से पहले आप हमेशा याद रखिए इसको, चाहे कोई बताता हो चाहे नहीं बताता हो, यदि पेपर में बैठने से पहले कम से कम 50 पेपर आपने उसी माहौल में, उसी समय सीमा में, उसी टेम्परामेंट के साथ नहीं दिया है, तो आप ये मानकर चलिए कि आप उस परीक्षा में दे जरूर रहे हैं उस परीक्षा को, लेकिन परीक्षा में पास होने की प्रायिकता तुलनात्मक रूप से जब आप ये सब करके जाते उससे निश्चित रूप से कम होगी। पेपर का जिस समय है, हर चीजें बहुत साइंटिफिक मेथड के साथ जुड़ी हुई है। मान लीजिए पेपर का समय आपका 10 से लेकर और 12 तक का है, और आपने अपने जीवन में 10 से लेकर 12 तक का क्रम बना रखा है सोने का। 3 महीने 4 महीने बाद एग्जाम है, 10 से 12 सो रहे हैं, बाकी समय में आप पढ़ रहे होंगे। आप तय मानकर चलिए 10 से 12 जिस दिन एग्जाम में बैठेंगे उस दिन आपके दिमाग की जो क्रियाशीलता होगी वो कैसी होगी? सोने की होगी। तो हर छोटी छोटी चीजें जो होती है वो इस एग्जाम में सक्सेस होने के लिए आपको बैलेंस करनी होती है। पेपर में 50 से 60 क्वेश्चन, एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं। इससे पहले का स्कूल लेक्चर का एग्जाम था, सेकंड रैंक स्टूडेंट था कुचामन सिटी का। मैंने उसको बहुत अच्छी तैयारी उसकी, लेकिन उसके उत्तर में और प्रश्न का जो उत्तर हो रहा था उसमें थोड़ा थोड़ा डिफरेंस आता हर बार। और जैसे ही उस पर वो सोचता, वो खुद कहता हाँ सर ये इसके जस्ट आगे और सोचता तो इसका आंसर तो यही है। तो उसके आंसर में और अथॉरिटी के आंसर में थोड़ा थोड़ा डिफरेंट आ रहा। और आपके साथ भी यही होता है, जब आप किसी प्रश्न को अटेम्प्ट करते हैं और आप अपने उत्तर को देखते हैं और अथॉरिटी के उत्तर को देखते हैं, और जैसे ही थोड़ा सा और सोचते हैं पता चलता है हाँ इसके बाद तो उत्तर यही आता। लेकिन आपने अपनी समझ, अथॉरिटी की समझ या उस प्रश्न के वास्तविक उत्तर की समझ तक डेवलप करने के लिए कभी टेस्ट नहीं दिए, ताकि आप अपनी कमी पहचान सकें कि भाई आप क्यों उस उत्तर तक नहीं पहुंच रहे हो। इसलिए इतने सारे टेस्ट होते हैं। आप टेस्ट दोगे आपको पता चलेगा कि मैं कमी कहां कर रहा हूं, मैं गलतियां कहां कर रहा हूं, ओएमआर शीट को कैसे भर रहा हूं, मैं सोच रहा हूं उसके बाद अटेम्प्ट कर रहा हूं। तो आपको वो अपनी सारी कमियां नजर आएगी, और उसके बाद आप खुद देखेंगे कि आपने टेस्ट देने के बाद अपनी जो कमियों को दूर किया। यदि आप पहली बार ही एग्जाम हॉल में पेपर अटेम्प्ट करते तो निश्चित रूप से उसके तुलना में आप ज्यादा प्रश्न गलत करते जो आपने प्रैक्टिस करने के बाद किए हैं। तो छोटी छोटी अब जैसे मान लीजिए प्रश्न है ये कि भाई विशेष बहुमत होता है। अब आम बोलचाल में हम खूब यूज करते हैं 3-4 बहुमत। जैसे साधारण बहुमत क्या है?
विशेष बहुमत क्या है? पूर्ण बहुमत क्या है? प्रभावी बहुमत क्या है? आधे राज्य किसमें भाग ले रहे हैं? तो जब ये प्रश्न पूछा है तो पता होना चाहिए भाई एग्जैक्ट। ऐसा नहीं है कि भाई हाँ ठीक है थोड़ा बहुत पढ़कर जाए। अब क्योंकि पेपर में प्रश्न की समझ यदि पूरी नहीं है तो प्रश्न दोबारा मौका आपको हो सकता है 2-3 साल के बाद ही मिले एग्जाम देने का। तो विशेष बहुमत का मतलब इनमें से क्या हुआ? तो ये सब अलग अलग लैंग्वेज में उसके पार्ट हैं। लेकिन जब भी विशेष बहुमत निकालते हैं, विशेष बहुमत की पहली कंडीशन होती है, सबसे पहले हम क्या निकालते हैं? सबसे पहले जैसे मान लो इस क्लास की स्ट्रेंथ कितनी है? कितनी है? मान लो 100। हाइपोथेटिकल माना इस क्लास की सदस्य संख्या या स्ट्रेंथ 100 है। तो इस क्लास का विशेष बहुमत, न्यूनतम विशेष बहुमत कितना होगा? वो सिंपल सा ही पूछ लेता है, राज्यसभा का विशेष बहुमत, न्यूनतम विशेष बहुमत क्या होगा? लोकसभा का न्यूनतम विशेष बहुमत क्या होगा? अब उसने, चलो मैंने पूछ लिया कि इस क्लास की स्ट्रेंथ 100 है, इस क्लास का न्यूनतम विशेष बहुमत क्या होगा? अब ये विशेष बहुमत निकालने के लिए सबसे पहले क्लास की स्ट्रेंथ कितनी है? वोटिंग करने के लिए कम से कम कितना उपस्थित हो? तो कुल का बहुमत, यानी यदि 49 उपस्थित हैं तो उस विषय के ऊपर मतदान भी नहीं हो सकता। मतदान होने के लिए न्यूनतम कितना उपस्थित होना जरूरी है? 51 उपस्थित होना जरूरी है। और 51 के बाद जब उपस्थित हो और सब वोट डालें सही सही, सबका वैलिड वोट हो, तो इस 51 का 2/3 कितना होगा? कितना हुआ? 34। तो इस क्लास का विशेष बहुमत कितना हो गया? तो डेफिनेशन में कैसे कन्वर्ट किया? विशेष बहुमत निकालने के लिए सबसे पहले किसकी जरूरत होती है? ये उपस्थित नहीं है, आप वोटिंग नहीं करा सकते। अब आप सिंपल सा टिक कर दें, कुल सदस्यों का 50% प्लस 1। हमारे यहां सरकार जब बनती है तो फेवर में कितने सदस्य होने चाहिए? कितने होने चाहिए? हम कहते हैं ना पूर्ण बहुमत की सरकार है। तो जब एक ही पार्टी के इतने सदस्य हो जाए, मान लीजिए राजस्थान में सदस्य संख्या 200 विधानसभा की, पूर्ण बहुमत के लिए कितनी सदस्य संख्या? 101। तो कुल सदस्य संख्या का कितना हुआ? 50% प्लस विशेष बहुमत हुआ, पूर्ण बहुमत हुआ? विशेष बहुमत हुआ या पूर्ण? पूर्ण बहुमत। कुल सदस्य संख्या का 3/4 होता ही नहीं है हमारे यहां। कुल सदस्य संख्या का 2/3, कुल सदस्य संख्या का 2/3 केवल 2 जगह यूज होता है। 2 जगह भी नहीं, 1 जगह यूज होता है, और वो है राष्ट्रपति को हटाने की महाभियोग की प्रक्रिया। पूरे संविधान में, पूरे भारत में दूसरा कोई विषय ही नहीं है जहां पर क्या यूज होता हो? कुल सदस्य संख्या का 2/3। चौथा है मतदान करने वालों का 2/3। लेकिन मतदान से पहले कितने उपस्थित हो, और मतदान वैध भी हो रहा है कि नहीं हो रहा, इसलिए गलत हो गया। चौथी कंडीशन है सबसे पहले कितना उपस्थित हो? कुल का बहुमत। यदि कुल का बहुमत उपस्थित नहीं है, आगे वोटिंग नहीं होती है विशेष बहुमत में, तो सबसे पहले कुल का बहुमत उपस्थित। उसके बाद जब वोट डाला तो वोट डालने वाले सही वोट कितने हों? 2/3। तो दोनों कंडीशन जब मिलती है तब जाकर के कौन सा बहुमत निकलता है? विशेष बहुमत निकलता है। तो ये सामान्य सी चीजें हैं। पेपर में प्रश्न बहुत दूर से नहीं आ रहा है,
पेपर में प्रश्न आपके आसपास से आ रहा है, आपके बहुत नज़दीक से आ रहा है। करंट अफेयर्स पर बहुत पैनी नज़र रखकर चलिए। करंट अफेयर्स को बहुत समझ के साथ तैयार करिए और अपने जो ट्रेडिशनल पार्ट है आपका सिलेबस का, उसके साथ उसको अटैच करिए। प्रश्न का उत्तर आपको हमेशा मिलेगा। और पढ़ने के लिए पैशन, धैर्य, परिपक्वता, 3-4 चीज़ें मजबूत करिए। मन को बहुत शांत रखिए। प्लेटफॉर्म पर हो हल्ला करना और हो हल्ला सुनना, शिक्षण और शिक्षा दोनों का उद्देश्य नहीं है। जितना ज़्यादा धैर्य रखेंगे, जितना ज़्यादा खुद को शांत रखेंगे, मन को शांत रखेंगे, उतना ज़्यादा सीख पाएंगे, उतना ज़्यादा समझ पाएंगे। देखा आपने? देखा है कि नहीं देखा? जो जितना अच्छा समझ रखता है वो उतना ज़्यादा शालीन होता है, सादगी वाला होता है। वैसा बनना पड़ेगा। जितना ज़्यादा मन को शांत रखेंगे, दूसरे और 2-3-5 विकारों को पास में नहीं आने देंगे। पता चल रहा है साहब मोबाइल का विकार पास में चल रहा है, 5-6 महीना 7 महीना छोड़ दीजिए उसको, फ़ोन को, कहीं नहीं जाएगा वो। जो आपका नज़दीकी है वो 6-7 महीने के बाद भी खुशी से आपके साथ मिलेगा कि वाह भाई मिठाई खिलाओ, सिलेक्शन हो गया है। और नहीं तो 5-6-7 महीने के बाद वो आपको वैसे ही मिलेगा जहाँ से छोड़ कर गए थे। ठीक है ना? तो जितने भी डिस्ट्रैक्ट करने वाली चीज़ें हैं आपको, मोबाइल फ़ोन हो गया, मोबाइल फ़ोन को आप यूज़ करिए। अभी बताया इतने सारे एग्जाम्पल। हर डिपार्टमेंट के सेल को डाला गूगल पर, देखा अच्छा मानवाधिकार आयोग ये है, वास्तव अच्छा है सर, आज तक पढ़ा ही नहीं था कभी ये। लेकिन हमारा समय फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे और बहुत सारी चीज़ों पे जा रहा है। सक्सेस के लिए एक बार जीवन में खुद को भी खोना पड़ता है। आप खुद को खो करके देखेंगे, आपको रिजल्ट बहुत जल्दी निकलता हुआ मिलेगा। ठीक है? तो मैं अपनी बात को यहीं पूरा करता हूँ। बाकी जब हमारी क्लासेस चलेंगी उस समय हम इसको डिस्कस करेंगे। ठीक है? गुड मॉर्निंग भाई। वैसे आफ्टरनून हो गया ना, लेकिन अपन सुबह से पहली बार मिले तो क्या होना चाहिए? गुड मॉर्निंग ही होना चाहिए। मैं कुछ नहीं पढ़ाऊँ, ऐसे तनाव में आ रहे हो, मुझे पता है आपको भूख